हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। G20 अभी G21 हो गया है, तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी G20 की चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी उसमें किया था बट इसे और अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, ये सबसे पहले पिक्चर आप देख लीजिए। ये कौन है? अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। और अफ्रीकन यूनियन जो G21 हुआ है उसमें कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है भारत में। तो ये एक ऐसा रीज़न है और भी थोड़े से कई रीज़न हैं। तो ये ऐसा रीज़न है, कई सारे रीज़न्स में से एक, जिसकी वजह से भारत में हुआ ये G20 का समिट हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि हम करते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें कि अच्छा वो वाला समिट जो हुआ था उसमें ये मेंबर ऐड हुआ था या फिर उसमें ये कुछ खास चीज़ हुई थी। तो इसी तरह का ये भारत में होने वाला भी G20 समिट है, जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमेशा याद रखने वाली चीज़ों में से एक हैं। सबसे पहले तो देखिए, बैकग्राउंड अच्छे से याद होगा आप लोगों को, देखा होगा आपने, कई बार नहीं देखा है तो देखिए। अभी हम देखते हैं क्या है ये। तो ये है कोणार्क सन टेम्पल। वहीं पर ये जो व्हील है ये मौजूद है, जिसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इस व्हील के अलावा एक डांसिंग वुमेन का स्कल्पचर जो है इसको भी यहाँ पर रखा गया था, जिसने सभी गेस्ट को, आने वाले जितने भी हमारे लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर, उनका वेलकम किया। समिट ये हुई कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुई है। भारत मंडपम में प्रगति मैदान के पास इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो है, यहाँ पर इस मीटिंग को रखा गया है। आज भी चलने वाली है। और इसमें जो मीटिंग्स हुई है ना, जैसे हमारी थीम थी वन अर्थ वन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फ्यूचर, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फ्यूचर, इस तरह से थीम रखी गई थी ना। तो जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो भी इसी तरह से हुई हैं। जैसे कल जो मीटिंग हुई थी वन अर्थ और वन वर्ल्ड वाली मीटिंग हुई थी, आज जो मीटिंग होने वाली है उसका नाम है वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने सभी आने वाले वर्ल्ड लीडर्स को ग्रीट किया था इसी जगह पर। यहाँ पर ही आपने सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी सारे वर्ल्ड लीडर्स की। ठीक है, कोणार्क व्हील की बात करें तो ये बनाया गया था 13th सेंचुरी में अंडर द राइन ऑफ किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। 1984 में इसका दर्जा दिया गया था। अब ये चीज़ देखी होगी, नटराज की मूर्ति जो है, नटराज का स्टैचू, वो यहाँ पर अनवील किया गया था, रखा गया था। तो नटराज स्टैचू के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नटराज स्टैचू जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नटराज स्टैचू है, जो यहाँ पर बनाया गया है। अष्ट धातु का बनाया गया है, 8 मेटल्स का मिलाकर। 27 फीट टॉल है ये और इसका वेट है अराउंड 20 टन्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर अब देखिए, हम तो सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई है G20 से, कि G20 अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया है। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एक यूनियन के तौर पर, मतलब एक इकाई, एक यूनिट के तौर पर इसमें शामिल हुआ है। जैसे अभी तक G20 था ये, तो इसमें अभी तक G20 था ये, तो इसमें क्या था? 19 कंट्रीज़ थी और एक था यूरोपियन यूनियन। अभी 19 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, अब ये हो गया है। और ये वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए जाकर। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका पार्ट होगा, तो फिर अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट उठकर आए, हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने गले लगाया, बहुत ज़्यादा खुश थे। एक ऐसा एरिया जो नेग्लेक्टेड रहता है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, उसको शामिल किया गया है G20 में। तो उसी समय पर इनके लिए नेम प्लेट, अफ्रीकन यूनियन का जो फ्लैग है उस सब को वहाँ पर लगा दिया गया। तो एक बढ़िया मोमेंट था और भारत के प्रयासों से ये मोमेंट आया, तो इसलिए और ज़्यादा खास है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। ये चीज़ याद रखनी है, समिट कौन सी है? ये 18th समिट है ना, 18th एडिशन है G20 का जो भारत में हो रहा है। और इसी 18th एडिशन में अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबर बन गया है। कुछ महीनों पहले भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल दिया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनना चाहिए। तो वो प्रपोजल फाइनली कंप्लीट हो गया है, फुल मेंबर बन गया है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन हैं अजाली असौमी, इनवाइटी गेस्ट के रूप में आए थे और फिर बाद में जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने अपनी सीट ली G20 टेबल पर। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकन नेशंस हैं 55। ठीक है, 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं। सेकेंड मल्टी नेशन ग्रुपिंग है आफ्टर द यूरोपियन यूनियन टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। जैसे मैंने बताया 19 कंट्रीज़ हैं, फिर एक है यूरोपियन यूनियन और अब हो गया है अफ्रीकन यूनियन। तो अभी ये जो है हमारा G20, इसको रेफ़र किया जाएगा एज G21।
यहाँ बेसिक चीज़ें कुछ अफ्रीकन यूनियन की देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही ये सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2002 में एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इससे पहले क्या था, अफ्रीकन यूनिटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इसके सक्सेसर के रूप में 2002 में इस्टेब्लिश हुआ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनिटी 1963 में बना था जिसमें 32 मेंबर्स थे। फिर 2002 में बना दिया गया अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा इथियोपिया में। चेयरपर्सन अभी जो आए हैं हमारे देश में अजाली असोमानी। कमीशन चेयरपर्सन है इसके मौसा फाकी। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट हैं फॉर्च्यून जेड चारुम्बिरा। अच्छा, ये भी आपने। अब नेक्स्ट देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन की आपने बहुत बात सुनी होगी, न्यूज़ में बहुत ये चल रहा है सोशल मीडिया पर कि भारत की बहुत बड़ी जीत है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हम कंप्लीट करवा पाए। क्योंकि अभी तक सभी बोल रहे थे, वर्ल्ड में सभी बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए दिल्ली डिक्लेरेशन तो नहीं होगा पास, है ना, ये रेजोल्यूशन नहीं पास होगा। रशिया का भी ये कहना था कि वो नहीं करेंगे, ये इसको ब्लॉक कर देंगे या कुछ। लेकिन फाइनली ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया है सभी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा जो भारत में आए थे इस G20 लीडर्स समिट में। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके इस ट्वीट से भी आप समझ सकते हैं। टुडे एट द G20 लीडर्स समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज ऑफिशियली अडॉप्टेड। PMO इंडिया and Narendra Modi's emphasis on human-centric globalization and our concerns of global south have found resonance and recognition। अभी हम क्यों बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है कि ये पास हो गया, और इंडिया की इतनी बड़ी जीत के रूप में इसको क्यों देखा जा रहा है, तो थोड़ा सा समझिएगा। डिक्लेरेशन होता क्या है, तो कोई भी समिट जब होती है तो जो भी होस्ट कंट्री होती है उसके द्वारा कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स साझा किए जाते हैं सारी कंट्रीज़ के साथ कि ये टॉपिक्स हैं जिन पर हम चाहते हैं कि हम बात करें और आगे काम करें। ठीक है, अभी उनको अडॉप्ट जब सारी कंट्रीज़ करेंगी, जितने भी उस ग्रुपिंग में मेंबर्स हैं, जब वो सारी कंट्रीज़ उसको अडॉप्ट करेंगी उसके बाद फिर उस पर काम करना शुरू किया जाएगा। अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो मामले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर ध्यान देते होंगे तो सभी समिट के बाद एक डिक्लेरेशन निकल कर आता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉक होती है उसके बाद एक डिक्लेरेशन निकल कर आता है, और उस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का मतलब है कि ठीक है अब सारी कंट्रीज़ राज़ी हैं कि उस पर वो काम करना चाहेंगी। अब ये खास क्यों है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि अभी क्या रशिया और यूक्रेन के बीच प्रॉब्लम है। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका ये मानना रहता है कि रशिया की हर एक जगह जहाँ पर भी वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हों वहाँ पर रशिया की आलोचना की जाए और ये बोला जाए कि रशिया गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, और यूक्रेन का सपोर्ट करें सारे वर्ल्ड लीडर्स मिलकर। इंडोनेशिया में जो लास्ट ईयर हुई थी वहाँ पर भी यही हुआ था कि वहाँ पर भी रशिया की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी और रशिया यूक्रेन वॉर पर बहुत ज़्यादा फोकस था। इंडिया में क्या किया गया, अभी जो इंडिया ने ये डिक्लेरेशन पेश किया, इसमें ये चीज़ थी कि हमने बहुत ज़्यादा वॉर के ऊपर बात नहीं की, उसको भी जगह दी कि ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए, पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, बात करना है। जैसे क्लाइमेट का मुद्दा है, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भारत ने प्रेजेंट किए हैं और रशिया की आलोचना इसमें नहीं की गई है। तो आप सोच सकते हैं रशिया जिसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं अच्छे से कि रशिया की आलोचना करो, कहीं भी मौका मिले वर्ल्ड लीडर्स के बीच में तो उसकी आलोचना करो, और रशिया की आलोचना नहीं की, बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया गया और ये जो डिक्लेरेशन है अडॉप्ट भी कर लिया गया सारी कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वो डॉक्यूमेंट भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखेंगे तो दिल्ली डिक्लेरेशन पूरा वहाँ पर दिया हुआ है पूरी PDF के फॉर्म में, तो उसको पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम लोग भी उसको डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव इस G20 में पेश किए गए हैं भारत के द्वारा जिन पर आगे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गई होगी चीज़। अब G20 समिट 2023 इसकी बेसिक चीज़ें जो हम पहले भी देख चुके हैं वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कंट्री इंडिया है, होस्ट भी भारत ही कर रहा है, PM नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। पार्टिसिपेंट कितने हैं, G20 कंट्रीज़ प्लस 9 इन्वाइटेड कंट्रीज़ हैं और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, G20 समिट की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वेन्यू है भारत मंडपम नई दिल्ली में, और कब से कब तक हो रहा है तो 9 और 10 सितंबर को ये मेन इवेंट जो है G20 समिट का हो रहा है। 6 एजेंडा हैं इस समिट के, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब ये जो एजेंडा है ना, इन्हीं
पर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उसमें इन्हीं चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव और आइडियाज़ दिए गए हैं जो कि बहुत कमाल के, बहुत बढ़िया हैं। लोगो और थीम की बात करें तो लोगो आपने देखा ही है, इंडिया के नेशनल जो हमारा फ्लैग है उससे इंस्पायर्ड है लोगो। उसमें एक प्लैनेट अर्थ भी दिखाया गया है। इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस जो है उसके ऊपर प्लैनेट अर्थ को फिक्स किया गया है, ठीक है। और ये तो हमने देख ही लिया, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये है लोगो, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। ये जो लोटस है इसमें 7 पीटल्स हैं। इन 7 पीटल्स का मतलब है 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर G20 मेंबर के हेड जो आए हुए हैं भारत में वो दिए गए हैं, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कल। तो अगर आप फिर से रिवाइज़ करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही हैं। ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनको एक बार याद रखिएगा। गेस्ट कंट्रीज़ हैं ये सारी, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ठीक है। इनके हेड्स भी भारत में आए हुए हैं। ये सभी फ्लैग देख लीजिए कंट्रीज़ का जो इनवाइट किए गए हैं भारत में। ट्रॉइका की बात हमने कल कर ली थी ऑलरेडी। G20 भी हो गया, G21 मेंबर, बस फिर इतना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20? G20 का नया मेंबर कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन, और अब ये हो गया है G21। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था फिनलैंड जो है 31st मेंबर बना था नाटो का, और ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर बना था। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर हमने देखा था अदिस अबाबा इथियोपिया में लोकेटेड है। और कितने मेंबर्स हैं इसमें? 55 हैं अफ्रीकन यूनियन में। चेयरपर्सन है इसके अजाली असोमानी। विच कंट्री विल होस्ट 19th G20 समिट इन 2024? 19th समिट जो होगी G20 की नेक्स्ट ईयर, वो कौन इसको होस्ट करेगा? तो ये ब्राज़ील है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट ईयर हुई थी इंडोनेशिया में, अभी भारत में हो रही है, फिर होगी ब्राज़ील में। वट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें जो मेन मीटिंग्स हुई हैं उनके नाम भी इसी तरह से रखे गए थे, वो मैंने बताया है आपको। G20 शेरपा कौन है? करंट हमारे अमिताभ कांत हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड है नई दिल्ली में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो UK के PM है ऋषि सुनाक, इनका विजिट यहाँ पर शेड्यूल्ड है अक्षरधाम टेम्पल में, ठीक है। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड? कहाँ हुई थी? इंडिया, USA, जापान या फिर जर्मनी? तो फाइनली इसके साथ वीडियो का होता है एंड। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और डिक्लेरेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहते हैं तो हम उसको कर लेंगे, उसके बेसिक चीज़ें जो हैं, मेन पॉइंट्स जिन पर आगे G20 कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।